सौतेली माँ और परी की जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। श्रेया नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। श्रेया के मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी एक एक विश पूरी करते थे। श्रेया पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और बहुत नेक दिल भी थी। श्रेया 11वीं में अपने सेक्शन में फर्स्ट आती है और ये बात वो अपने मम्मी पापा को बताती है। मम्मी पापा, मैं अपने पूरे सेक्शन में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस खुशी में आज हम कहीं बाहर बड़े से होटल में जाकर डिनर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं श्रेया, तुम हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट आती हो, इसलिए तुम्हारे लिए इतना तो बनता है। चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ के सबसे बड़े होटल में डिनर करने जाएंगे। थोड़ी देर बाद श्रेया और उसकी मम्मी तैयार होकर आती है। उसके बाद सभी एक बड़े से होटल में जाकर डिनर करते हैं। तीनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों बाद श्रेया और उसके मम्मी पापा घर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में श्रेया की मम्मी की मौत हो जाती है। श्रेया और उसके पापा कुछ दिनों के इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। अपनी मम्मी के जाने के बाद श्रेया बहुत रोती है। पापा, ये सब क्या हो गया? अच्छा होता कि मैं आप दोनों से डिनर के लिए बोलती ही नहीं। मेरी वजह से मेरी मम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। श्रेया, अब तुम खुद को दोष देना बंद करो। जो होना होता है वो किसी न किसी तरह हो ही जाता है। ये बोलकर राजीव श्रेया को दिलासा देता है। श्रेया बहुत उदास रहने लगती है, यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। श्रेया की ऐसी हालत देख राजीव अपने मन में सोचता है, मेरी बेटी कभी भी इस तरह से दुखी नहीं रहती थी। लगता है इसे अपनी मम्मी की कमी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरी दूसरी बीवी श्रेया का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना सोचकर राजीव कुछ दिनों बाद निराली नाम की औरत के साथ दूसरी शादी कर लेता है। निराली की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। शादी के बाद राजीव निराली और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। निराली देखती है कि श्रेया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। उसके बाद निराली श्रेया के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची, अब रोना बंद कर। आज के बाद मैं कभी भी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। राजीव ने बिल्कुल सही किया जो मेरे से शादी कर ली, वरना ना जाने तेरा क्या हाल होता। कुछ दिनों तक निराली प्यार का बहुत दिखावा करती है। धीरे धीरे श्रेया को निराली के झूठे प्यार पर यकीन होने लगता है। एक दिन राजीव निराली से कहता है, सुनो निराली, मुझे बिजनेस के डील के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, इसलिए तुम यहाँ अपनी बच्ची के साथ साथ मेरी बच्ची का भी ध्यान रखना। मैं घर खर्च के लिए हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा। इतना बोलकर कुछ घंटों बाद राजीव ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अगले दिन श्रेया निराली से कहती है, माँ, आज मुझे स्कूल की फीस जमा करवानी है, इसलिए आप मुझे स्कूल की फीस दे दो। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। घर के काम छोड़कर हर रोज स्कूल चली जाती है। चुपचाप घर के काम कर। माँ, अचानक आपको ये क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप ठीक थी। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो अपने सपने कैसे पूरे कर पाऊंगी? मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही किया कर। इतना बोलकर निराली श्रेया को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। श्रेया रोते हुए घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ निराली अपनी बेटी रिया पर बहुत पैसे खर्च करती थी और उसे घर का एक भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन रिया अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर आती है और श्रेया के पास जाकर बोलती है, सुन, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, इसलिए उनके लिए पास्ता बना दे। रिया, अभी मैं कपड़े तय लगा रही हूँ, जब सारे कपड़े तय लग जाएंगे उसके बाद मैं पास्ता बना दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे काम को मना कर दे? मम्मी को बोल कर तो मैं तुझे पिटवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भी तेरी पिटाई करूंगी। इतना बोलकर रिया उसके हाथ मोड़ देती है। श्रेया को बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। रिया, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं घर के काम कैसे करूंगी? चल अब ये रोना धोना बंद कर और जाके मेरे दोस्तों के लिए पास्ता बना। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है। श्रेया को हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किचन में पास्ता बनाने चली जाती है।
थोड़ी देर बाद श्रेया पास्ता बना देती है और रिया के दोस्तों को पास्ता देने जाती है। श्रेया को देखकर रिया की एक दोस्त बोलती है, रिया, ये कौन है? और ये मेरे घर की नौकरानी है। चलो इस पर इतना ध्यान मत दो, हम अपनी बात करते हैं। रिया की ये बात सुनकर श्रेया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर से बाहर जाती है। रोते रोते श्रेया घने जंगल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर बैठकर एक परी फल खा रही होती है। श्रेया को रोता हुआ देखकर परी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। परी, कुछ महीनों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा के होते हुए तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन काम के सिलसिले से जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। आज उसने मेरे हाथ मोड़ दिए, यहाँ तक कि मेरे ही घर में उसने मुझे नौकरानी बोला। सच में तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तो बहुत बुरी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। इतना बोलकर परी जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। ये लो जादुई फ्रॉक। ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और ये तुम्हारी रक्षा भी करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जादुई फ्रॉक को हमेशा अपने साथ रखूंगी। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। श्रेया जादुई फ्रॉक लेकर घर जाती है और अपने कमरे में जाकर जादुई फ्रॉक पहन लेती है। जादुई फ्रॉक, अपने जादू से जल्दी से घर की सफाई कर दो और किचन में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना रख दो। श्रेया के इतना कहने पर कुछ ही पल में घर की सारी सफाई हो जाती है और किचन में खाना बनकर तैयार हो जाता है। जादुई फ्रॉक की मदद से अपने आप घर का सारा काम हो जाता था और श्रेया स्कूल चली जाती थी। श्रेया के स्कूल जाने की खबर उसके सौतेली माँ को नहीं थी। एक दिन राजीव निराली को फोन करता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का इतने अच्छे से ध्यान रखा। इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है? श्रेया मेरी भी तो बेटी है। तुमने उसका ख्याल रखा, जिसकी वजह से एक बार फिर उसने अपने स्कूल में टॉप किया है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। इतना बोलकर राजीव फोन रख देता है। राजीव की बात सुनकर निराली सोच में पड़ जाती है और वो अपनी बेटी से बोलती है, रिया, मैं तो श्रेया को स्कूल जाने ही नहीं देती थी, फिर उसने टॉप कैसे किया? मम्मी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। श्रेया नौकरानी को तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर वो टॉप कैसे कर सकती है? शायद कोई दूसरी श्रेया होगी और पापा ने गलत सुन लिया होगा। नहीं बेटा, राजीव कह रहे थे कि स्कूल से श्रेया की प्रिंसिपल का फोन आया था और उन्होंने ये सब बताया है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी श्रेया के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। बहुत देर तक खड़े होने के बाद दोनों देखते हैं कि श्रेया जादुई फ्रॉक से कुछ खाने के लिए मांग रही थी और श्रेया के कहने पर वहाँ स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोनों माँ बेटी गुस्से से श्रेया के पास जाते हैं। अच्छा, तो मनहूस के पास एक जादुई फ्रॉक है। मैंने देखा, इस जादुई फ्रॉक से जो भी मांगते हैं मिल जाता है, इसलिए जल्दी से ये जादुई फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं, मैं आपको जादुई फ्रॉक नहीं दूंगी। आपको जो करना है करो, लेकिन ये जादुई फ्रॉक मैं आपको कभी नहीं देने वाली। उसके बाद निराली श्रेया के बाल पकड़ लेती है और रिया श्रेया के हाथ मोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर श्रेया के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी को छोड़ो तुम दोनों, मैंने अपनी आंखों से सारी असलियत देख ली है। तुम तो एक नंबर की झूठी और धोखेबाज औरत हो। अब तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। देखिए जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आपने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम पर कुछ तो तरस खाइए। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और सच में श्रेया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूँगी। दोनों माँ बेटी राजीव के सामने बहुत हाथ जोड़ती है, लेकिन राजीव उनकी एक नहीं सुनता। तभी श्रेया बोलती है, पापा माफ कर दो इन्हें। मुझे लगता है कि अब ये दोनों कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। श्रेया के कहने पर राजीव दोनों माँ बेटी को माफ कर देता है। श्रेया की अच्छाई देख दोनों माँ बेटी को खुद पर बहुत शर्म आती है
और उस दिन से दोनों श्रेया के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और श्रेया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है फूल की परियों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की तन्नू रहती थी। तन्नू के बड़े से घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। एक बार की बात है, तन्नू ने एक नई फ्रॉक पहनी थी। फ्रॉक पहनकर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा ये फ्रॉक मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही हो ना? हाँ, इस फ्रॉक में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे डर लगता है बेटी कि कहीं अपनी खूबसूरती के घमंड के चक्कर में तुम किसी दिन किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माँ! अपनी माँ को आवाज लगाते हुए तन्नू वहाँ से चली जाती है। तन्नू अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गई थी। तन्नू की माँ हर वक्त उसकी झूठी तारीफ करती रहती थी, जिससे कि तन्नू में घमंड बढ़ता जा रहा था। माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ऐसा नहीं है तन्नू, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तन्नू बचपन से ही बहुत घमंडी हो चुकी थी। वो ये सोचती थी कि उससे खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन तन्नू जब अपने बगीचे में घूम रही थी, वहाँ बहुत ही रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष ने अपने रंग इधर उधर फैला दिए हैं। तन्नू भी उस खूबसूरती का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत गरीब लड़की उसके बगीचे में झांक रही है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे इस गरीब लड़की की इतनी हिम्मत, किसने मेरे बगीचे को देखा? इतनी गंदी दिख रही है ये। तन्नू उसके पास जाकर गुस्से में कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। उस गरीब लड़की का नाम पायल था। पायल को बगीचे के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो उन फूलों को बस एक बार पास से देखना चाहती थी। मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद है, एक बार मुझे इन्हें पास से दिखा दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसों को अपने बगीचे में घुसने भी नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। ये प्यारे प्यारे फूल सिर्फ मेरे लिए उगाए गए हैं, तुम इन्हें नहीं देख सकती। तन्नू की बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। तभी तन्नू को अचानक से किसी की आवाज सुनाई दी। कितनी बदतमीज बच्ची है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? तन्नू इधर उधर देखने लगी। वो गुलाब के फूल की ओर बढ़ी। तभी वहाँ से छोटी सी प्यारी सी गुलाब के फूल में से एक परी निकली। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उस छोटी सी फूल परी ने जैसे ही तन्नू को देखा, उसे गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर गेंदे के फूल में से पीली परी निकलती है और जैस्मीन के फूल से सफेद परी निकलती है। उन सभी को देखकर तन्नू हैरान हो जाती है। तुम सब कितनी खूबसूरत हो। हमें अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश मत करो। ये सुनकर तन्नू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले उससे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। तभी जैस्मीन फूल परी बोलती है, तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो भी तो छोटी बच्ची है। इसने उस छोटी बच्ची से भी ऐसी ही बात की थी जो हमें देखने आई थी। खैर, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये घमंडी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर गुलाब फूल परी वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तन्नू उदास हो गई। तभी जैस्मीन फूल परी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं हूँ जैस्मीन फूल परी और ये है गेंदा फूल परी। मैं हूँ तन्नू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी जैस्मीन फूल परी अपनी जादू की छड़ी से अपने फूलों में खुशबू डाल देती है और गेंदा फूल परी भी अपने फूलों में रंग और खुशबू भर देती है। ये सब देखकर तन्नू कहती है, तुम ये सब कैसे करती हो? ये हमारा काम है। हम फूलों को सुंदर बनाते हैं और ये शक्ति हमें सूरज की किरणों से मिलती है। काश मैं भी एक परी होती। क्या तुम वाकई में परी बनना चाहती हो? हाँ, पर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए परी बनना चाहती हूँ। तभी जैस्मीन फूल परी ने अपनी जादुई छड़ी से तन्नू को अपने जैसी छोटी परी बना दिया। उसके बाद तीनों मिलकर कभी खेतों के ऊपर से उड़ रही थी तो कभी लोगों के घरों के ऊपर से उड़ रही थी। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
उसके बाद वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुँचे, जहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वहाँ जाने के बाद तन्नू उन परियों से कहती है, इतने सुंदर सुंदर बगीचों को छोड़कर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनके घर के फूलों में रंग भरना बहुत पसंद है। परियां उन घर में लगे पौधों के फूलों में रंग भरने लगी और तन्नू उस घर में कौन रहता है ये देखने के लिए अंदर चली गई। तन्नू ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटा, मैं ये सूखी हुई रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सूखी रोटियाँ अब मेरे दांतों से नहीं टूटती। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं आज सुष्मिता मालकिन को ये सुंदर से फ्रॉक बेचने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी तन्नू सोचती है, सुष्मिता, ये लोग मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? अरे ये फ्रॉक तो वही है जिसके लिए मैंने अपनी मम्मी से जिद किया था। ये देखकर तन्नू को उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, पर बेटी, तुम उन्हें अपनी फ्रॉक क्यों बेचती हो? वो तुम्हें कभी ज्यादा पैसे नहीं देती हैं। इस बार तुम उनसे ज्यादा पैसे मांग कर देखना। हाँ माँ, मैं बोल कर देखूंगी। अगर उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए तो मैं आज रात ही आपके लिए चिकन बना दूंगी। इतने देर में परियों का भी काम खत्म हो चुका था। उसके बाद वो बूढ़ी औरत की बेटी फूलों के पास गई और उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी। उसके बाद परियां तन्नू को कहती है, चलो अब दूसरे घर चलते हैं। वो तीनों उड़ते उड़ते दूसरी झोपड़ी में पहुँची, जो कि बहुत पुराना और गंदा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर तुम टूटी हुई झोपड़ियों में क्यों जा रही हो? तुम बगीचों में भी तो रंग भर सकती हो ना। काम खत्म करके इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद परियों ने उस घर के आंगन में रखे हुए फूलों में बहुत खूबसूरत रंग भर दिया। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाती हैं। वो देखती हैं कि घर में एक छोटी बच्ची है जिसकी सौतेली माँ उससे बहुत सारे काम करवा रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल थी। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अपने बगीचे से भगा दिया था। इसको प्यार करने के लिए इसके माता पिता नहीं हैं। ये बात सुनकर तन्नू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि पायल आंगन में आई और फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह वाओ, कितने सुंदर फूल हैं और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। उसके बाद परी तन्नू से कहती है, ऐसे घर में हम इसलिए आते हैं ताकि हम इन्हें 2 पल की खुशियाँ दे सके, क्योंकि हमें खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है। काश मैं भी असली परी होती तो मैं भी खुशियाँ बांट सकती। दोनों परियां ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि तन्नू के मन में दूसरों के लिए प्यार जाग रहा था। तुम तो इंसान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा, हम चलते हैं, तुम्हारा आधा घंटा पूरा हो चुका है। उसके बाद परियां वहाँ से गायब हो गई और तन्नू अपने असली इंसानी रूप में आ जाती है। अरे नहीं, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? तभी पायल तन्नू को देख लेती है और कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया था। तुम अपने सुंदर बगीचे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई। अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊँ? क्या तुम मेरी मदद करोगी? पायल बहुत दयालु थी। वो तन्नू की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब तन्नू ने कहा, मैं तन्नू हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। वो दोनों साथ में चलते चलते बातें करने लगती है। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं इसी झोपड़ी में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे खाना देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बातें करते करते वो घर पहुँच जाती है। पायल, तुम भी मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। तन्नू ने घर के अंदर ले जाकर पायल को बहुत अच्छा खाना खिलाया। फिर वो उसे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले गई और उसने पायल से कहा कि वो जितने फूल चाहे ले सकती है। उसने पायल को दरवाजे तक छोड़ा और उससे माफी भी मांगी। उसके बाद पायल वहाँ से चली गई। पायल के जाने के बाद तन्नू अपने पापा के पास गई। फिर उसने अपने पापा को पायल के बारे में बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो तन्नू? क्या वो हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। तन्नू बहुत खुश थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उसके पापा भी अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुश हुए कि उसे दूसरों की कितनी फिक्र है। उसके बाद वो उसकी मम्मी के पास गई। उसकी मम्मी उसी कपड़े सिलने वाली लड़की से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद आई। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें इन्हें डबल पैसे देने चाहिए। तन्नू की बातें सुनकर उसकी मम्मी बहुत हैरान हुई। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए
उस लड़की को डबल पैसे दिए। वो लड़की बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। तन्नू के पिता ने उससे वादा किया था, लेकिन वो पायल को अपने घर ले आए। पायल भी बहुत खुश थी। तन्नू समझ गई थी कि चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत इंसान का मन होता है। ये एक ऐसा सबक था जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगी। फूल की जादुई परियों ने उसको अच्छा सबक सिखाया था। जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल। स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू तुम्हारे पास क्या है? ये देखो मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है। दोस्तों तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गई? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन में इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं। फिर वो नीतू क्या चीज है? वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा। मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है
उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी, इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक कर सो जाती है। उसी रात परीलोक से एक परी पृथ्वीलोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था। लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है, क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू। ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाए तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा? क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो? ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है, क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।